सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूँ माहरुख शहरियार। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता में जंग ने आलमी तिजारत के रास्ते बंद कर दिए हैं, मगर इसी बहरान ने पाकिस्तान के लिए माशी दरवाज़ों को खोल दिया है। आपनाए हुर्मुज़ से बचने के लिए माल बरदार जहाज़ अब कराची और गवादर का रुख कर रहे हैं और पाकिस्तान ट्रांसशिपमेंट का नया मरकज़ बनता जा रहा है। गवादर पोर्ट पर 35 यूनिट ट्रांसशिपमेंट कार्गो हैंडल होना इस बदलती तस्वीर का वाज़ेह सबूत है। ट्रांसशिपमेंट दरअसल वो अमल है जिसमें बड़े जहाज़ अपना सामान पाकिस्तानी बंदरगाह पर उतार कर छोटे जहाज़ों के ज़रिए दीगर ममालिक तक भिजवाते हैं। माहिरीन कह रहे हैं कि इससे अरबों रुपए की आमदनी मुमकिन हो सकती है और सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जो आमदनी पहले साल भर में होती थी अब वो एक दिन में होने लगी है। हुकूमत इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए मुतहरिक हुई है। ये बताया जा रहा है कि स्कैनिंग चार्जेस में 50% तक कमी की गई है, जबकि ट्रांसशिपमेंट कार्गो पर 75% तक रियायत दे दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। कंटेनर्स की गुंजाइश भी बताया जा रहा है कि 60,000 तक बढ़ा दी गई है, जबकि कराची पोर्ट पर 8,000 कंटेनर्स की आमद और हज़ारों की रवानगी भी जारी है। लेकिन दूसरी जानिब इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव भी बढ़ रहा है। ये भी एक अहम बात है। बंदरगाहें अपनी हदों को छू रही हैं और मुकाबला खित्ते के दीगर ममालिक से भी किया जाने लगा है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस आर्जी माशी इनकलाब में बदल सकेगा, और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि इन चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली की तैयारी किस हद तक जारी है। बात करेंगे, हमें एक्सपर्ट ज्वाइन कर चुके हैं। सैयद रज़ा ज़ैदी साहब KPT के फॉर्मर चेयरमैन हैं। इसके अलावा एहतशामुल हक साहब हमारे सीनियर पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। रज़ा साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। यकीनी तौर पे ये एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है, इसको एक जॉइंट ब्रेक थ्रू की हैसियत दी जा रही है, लेकिन आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल के लिए तैयार है? किस तरह के चैलेंजेस और हर्डल्स हैं जो इस हवाले से सामने आ रहे हैं? देखिए, ट्रांसशिपमेंट के लिए सबसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो हमारे यहाँ मौजूद है। कैपेसिटी भी हमारे पास सरप्लस ऑलरेडी है। हमारी कैपेसिटी तकरीबन 6 मिलियन कंटेनर्स पर एनम हम हैंडल कर सकते हैं। इस वक्त जो हैंडल हो रहे हैं वो तकरीबन 3.8, तो 1.2 मिलियन की एक्सेस कैपेसिटी हमारी कराची के दोनों पोर्ट्स के ऊपर है। तो जो टर्मिनल ऑपरेटर जो हैं वो भी हमारे पास जो वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट उनकी मशीनरी है, और वो जो दुनिया की जो बेहतरीन टर्मिनल ऑपरेटिंग कंपनीज हैं वो तीनों पाकिस्तान में काम कर रही हैं। AD पोर्ट्स, DP वर्ल्ड और HSN पोर्ट्स। तो हमारे पास एक कैपेसिटी भी है और इसके अलावा ट्रेन मैन पावर भी है, और जो बेस्ट जो दुनिया की जो कंटेनर हैंडलिंग कंपनीज हैं, टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं, वो भी मौजूद हैं। सही। तो ये बहुत आसानी से हम 1 मिलियन तक अगर एक्स्ट्रा कार्गो हमारा आता है ट्रांसशिपमेंट में, उसको हम हैंडल कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, एक सवाल आपसे और जानना चाहूँगी। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान की अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो तो मुतासर नहीं हो रही है? जो पाकिस्तान के अपने चैलेंजेस हैं, इन हाउस चैलेंजेस जो कहलाते हैं, उनमें तो किसी किस्म का खलल नहीं है? नहीं, इसमें कोई इसमें खलल नहीं है, क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी हमारे पास है। तो हमें एडिशनल इनकम ही होगी, कोई हमें हमारे जो इम्पोर्ट्स पे या एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं आएगा। सही है, ठीक है सर, स्टे विद अस। एहतशाम साहब, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक इनकलाबी खबर है और इस वक्त हुकूमत के लिए चैलेंज भी है कि किस तरह से इससे इस्तिफादा हासिल किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर हम देख रहे हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर तमाम ममालिक एक जंग की सूरत हाल की लपेट में है। पाकिस्तान भी ज़ाहिर है इसके असरात उस पर भी पड़ रहे हैं, लेकिन ये जो खबर सामने आई है यकीनी तौर पर ये हुकूमत के लिए एक खुला दरवाज़ा है जिससे बड़ा फ़ायदा उठाया जा सकता है। देखिए, मारूफ पोर्ट कासम और गवादर पोर्ट के बाद अपना ये कराची पोर्ट के बाद हमने देखा जिस तरीके से गवादर पोर्ट बनाई गई थी, आपने देखा कई बरस हो गए हैं, और जिस तरीके से इसको ऑपरेशनल होना चाहिए था शायद नहीं हो रही थी। वो कहते हैं कि क्राइसिस में भी एक अपॉर्चुनिटी निकलती है, वो हमें मिल गई है इस वक्त। देखिए, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है मारूफ के बावजूद इस बात के कि इतनी बड़ी और इतनी शानदार और किस्म की हमारी पोर्ट है, जिस तरीके से कैटर कर सकती है दुनिया के ममालिक को। जिस तरह कहा गया था कि जी 200 जहाज़ आया करेंगे, तो नहीं आते थे। उनमें 2 वजूहत थी बड़ी। एक तो ज़ैदी साहब भी उस पर ज़रूर कमेंट करें। एक तो हम फंस गए हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मारूफ हिस्सा है ना, आपने देख लें दुबई पोर्ट वो भी, और दूसरी तरफ चाबहार पोर्ट जो है ये
ईरान में बन रही थी, अब हिंदुस्तान भाग गया है, $300 मिलियन उसका डूब भी गया है, चाइनीज़ उसको ऑपरेट करेंगे अब। तो इनकी वजह से भी ये होता था कि ये भी सियासत करते थे और पाकिस्तान में जो जहाज़ इस तरह आने चाहिए नहीं आते थे। कुछ हमारे इशूज़ भी थे, ड्रेजिंग के इशूज़ थे, और कई बरस तक आपने देखा कि जहाज़ इतना नहीं आते, तो कहते हैं मनों के हिसाब से मट्टी नीचे जो है ना वो खड़ी हो जाती थी, उनको निकालेंगे तो जहाज़ आएंगे। तो अब तो अच्छी बात है कि बड़ी हद तक वो कहा जा रहा है कि उसको कवर कर दिया गया और इस तरह से अब इसको ऑपरेशनल जिस तरह होनी चाहिए तो हो रही थी। जैदी साहब, आपको क्या लगता है कि ये इसके बाद ये क्राइसिस ख़त्म होने के बाद भी आपको लगता है कि जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान ये सहूलतें सबको दे रहा है और अब बड़े बड़े जहाज़ आना शुरू हो गए हैं, 30-35 जहाज़ 2-2, 3-3 दिन में आए हैं, आपको क्या लगता है कि अब जो नए रूट्स हैं जिनके बारे में पता चल गया है कि जी कल फिर अगर मामला ठीक भी हो जाएँ तो ये बहरहाल बनाए हुर्मुज़ जो है ना कंट्रोल तो रहेगा इसका, ईरान का भी, तो कहीं ना कहीं फिर ख़राबी होगी तो उसको बंद कर देगा। तो आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, अब जिस तरीके से ऑपरेशन हुई है, गवादर पोर्ट में जहाज़ आना शुरू हो गए हैं और ये एक ज़रिया बहुत बड़ा बन सकता है, आपको लगता है कि अनइंटरप्टेड अब हमारे यहाँ लोग आएंगे, बड़े बड़े जहाज़ आएंगे और हमारी इकॉनमी जो इस तरह बूस्ट होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सरे दस्त ऐसा होगा, क्योंकि गवादर पोर्ट पे अभी ड्रेजिंग की ज़रूरत है, हैवी ड्रेजिंग वहाँ चाहिए। ट्रांसशिपमेंट का ये होता है कि एक मदर शिप मुख्तलिफ मुल्कों के लेके कंटेनर्स एक हब जिसे कहते हैं वहाँ पे लेके आती है मदर शिप, और वहाँ पे वहाँ से फिर फीडर शिप्स के ज़रिए अपनी डेस्टिनेशंस पे जाते हैं जो भी रीजनल पोर्ट्स होती हैं। उसके लिए मदर शिप्स के लिए ज़रूरी होता है कि बहुत वहाँ पे तकरीबन 15-16 मीटर का ड्राफ्ट चाहिए। तो गवादर में फ़िलहाल इस ड्राफ्ट को अटेन करने के लिए बहुत हैवी ड्रेजिंग की ज़रूरत है। तो छोटे जहाज़ तो वहाँ आ सकेंगे, लेकिन मदर शिप्स, बड़ा जहाज़ वहाँ नहीं आ सकेंगे इमीडिएटली, नहीं, नियर फ्यूचर में नहीं। सही। तो रज़ा साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि नियर फ्यूचर में एक चीज़ आप जी ऐड करेंगे। मारूफ, एक चीज़ मैं और पूछूँ जैदी साहब से। जैदी साहब, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपने देखना, हमने अब जिस तरीके से चाइना को उसका कंट्रोल दिया हुआ है, एक ज़माने में सिंगापुर के पास था, इनको दे दिया गया। अब बहुत से हवालों से हमें पता चलता है कि चाइनीज़ भी इंटरेस्टेड हैं एक नेवल बेस बनाने पे यहाँ पे। अमेरिकन कहते हैं दे यू गिव इट टू चाइनीज़ विल बॉम्ब इट। आपको लगता है ये भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि जिस तरीके से हम चाहते हैं ये पोर्ट ऑपरेशनल हो, नहीं हो रही? जी बिल्कुल, जाहिर है कि रीजनल जो हमारे कंपिटिटर्स हैं वो हर कोई अपना इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करता है। तो ये गवादर पोर्ट ऐसी जगह लोकेटेड है जहाँ और भी हमारे कंपिटिटर्स बहुत सारे हैं, गल्फ़ की पोर्ट्स हैं। तो फिर जैसे आपने अभी कहा, चाबहार है, फुजारा है, जबल अली है। तो नेचुरली जहाँ कंपटीशन होता है मार्केट में, तो हर कोई चाहता है मैक्सिमम बिजनेस उसके पास आए। तो उससे भी बोर्ड हमारे जो गवादर पोर्ट की जो फंक्शनल ना होना, उसमें एक ये भी बड़ा फैक्टर है। सही है। एहतिशाम साहब, इसको लॉन्ग टर्म बनाने के लिए क्या प्रोसीजर इख्तियार किया जा सकता है? क्योंकि जाहिर है एक चीज़ से अगर फ़ायदा हो रहा है और हुकूमत को नज़र भी आ रहा है और फिर इसके आगे जाके फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी हमें नज़र आएंगे और इससे हम फ़ायदा भी उठाएंगे, तो क्या किया जा सकता है? कैपेसिटी को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और ये कितना अरसा आप समझते हैं कि कितने अरसे में हो जाना चाहिए? देखिए मारूफ, जिस तरीके से पाकिस्तान एक मुद्दत से पाकिस्तान अब अपने चाइना के साथ और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बैलेंस करने की कोशिश करता है, इसी तरीके से आप देख लें पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को बैलेंस करने की कोशिश करता है। और सफारती लिहाज से ये हमारे लिए जो मोमेंट है, एक लिहाज से ये हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि हम एक दूसरे के जिसको कहते हैं कंसर्न को दूर भी कर सकें और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत से हवालों से जो आप देखते हैं उनके बारे में शिकायत भी हैं, लाउवाली हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किसी वक्त कुछ भी वो ऐलान कर सकते हैं। लेकिन कई हवालों से हमने देखा कि हमारी जो एक उनकी हुकूमत के साथ एक सिनर्जी हमारी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप की बनी है, उस हवाले से तो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि अब चाइना का प्रेसिडेंट जो है अपना, अमेरिका के सदर जब ट्रंप जाएंगे चाइना, तो जहाँ बहुत सारे हवालों से बात होगी तो रीजनल ममालिक के जो इंटरेस्ट हैं उनमें पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा प्रोफाउंड इंटरेस्ट है। गवादर पोर्ट का ऑपरेशन होना, इसमें अमरीकियों की मुखालफत चाइना क्योंकि उसमें है, और किस हद तक चाइना अपने ओवरकम करता है अपने इख्तलाफात इस हवाले से अमेरिका से, और हम कितनी जगह अपनी बना सकते हैं अमेरिकन को कन्विंस करके। चाइनीज़ तो ऑन बोर्ड है ही है। तो मेरा ख्याल है ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी। और जिस तरीके से आप देख लें, अब तो लड़ाई के दौरान ही ईरान जो है वो ढेरों ढेर पैसे भी बना रहा है, और वो कहता है जी हमने डॉलर में नहीं, रंबीनी में, चाइनीज़ करेंसी में हमें पैसे दें। तो मेरा ख्याल है हमारे लिए भी आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से अपने आप को जियो
पॉलिटिक्स में और जोग्राफ़ी के लिहाज से जहाँ बैठे हुए हैं, एक बहुत ही जिसको कहते हैं एक्टिव प्लेयर मिडल पावर का रोल प्ले कर रहा है। तो सफारती कामयाबियाँ हमारी जिस तरीके से आगे जा रही हैं, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जो बहुत हम तकलीफ़ में हमने वक्त गुजारा है वो ख़त्म होने वाला है, और हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सफारती सतह पे बहुत सारी मजबूरियाँ थी वो ख़त्म हो रही हैं। तो सर्टनली हमारे लिए मेरा ख्याल है एक विंडो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी खुल के सामने आएगी, जिसमें गवादर पोर्ट का फुल्ली ऑपरेशनल होना भी है। जी एग्जैक्टली, ठीक है। रज़ा साहब, लास्टली आपसे कमेंट लेना चाहूँगी, अगर आप शेयर करना चाहें तो अभी तक हम कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर सके हैं, या आगे आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि अगर हम लमसम लगाएं, तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि जितना हम एक साल में इकट्ठा करते थे अब एक दिन में हम जमा कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर खुशाइन खबर भी है। ये भी बताएगा कि अभी तक के जो मामलात हैं, हालात हैं, उसके मुताबिक जो आपका अपना तज्जिया है या जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आप हमसे क्या शेयर कर सकते हैं? मेरे ख्याल है ये जो तज्जिया मुबालगा अमेज़ है, ये ट्रांसशिपमेंट से हमें कोई इतनी ज़्यादा इनकम पहले भी नहीं होती थी। अब भी मैं आपको एक मिसाल दूं कि कराची पोर्ट पे रोज़ाना तकरीबन 6000 कंटेनर्स हैंडल होते हैं, राइट, और उसमें ट्रांसशिपमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा 500 होते हैं। ट्रांसशिपमेंट अब अगर ये बढ़ भी जाएँ, तो बहुत ज़्यादा भी बढ़ें, तो भी हमारा जो एक रफ़ एस्टिमेट है जो तमाम स्टेक होल्डर्स को एडिशनल इनकम होगी वो 50 से 100 मिलियन डॉलर तक ही होगी, और इसमें टर्मिनल ऑपरेटर्स भी शामिल हैं, फेडरल टैक्सेस भी हैं, और इसमें जो पोर्ट के जो चार्जेस हैं वो भी इसमें अगर इंक्लूड कर लें तो लेकिन ये अच्छा होगा कि अगर फ्यूचर में हम कोई शिपिंग लाइन इसको अपना हब डिक्लेयर कर ले, कराची को या गवादर को, तो एक सस्टेनेबल हमारा सोर्स ऑफ इनकम होगा, और उसमें ग्रेजुअली इंक्रीज होगी साल ब साल। सही, बट बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम ये नहीं होगा। साहब, ये जो इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है, ये तो 1800 से $2000 एडिशनल चार्ज कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनियां। आपको क्या लगता है इसका हमें कितना नुकसान आया, कितना बाकी ममालिक जो हैं वो उसको कैसे देख रहे हैं? इसमें तो जाहिर है सबको नुकसान होगा ना। देखिए कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इसमें एक्सपोर्टर्स को भी लॉस है, जो एंड कंज्यूमर, ये अल्टीमेटली सारी की सारी जो ये पास ऑन एंड कंज्यूमर पे ही होगा। सही, और इसमें गेन तो किसी के लिए नहीं, एवरीबॉडी विल लूज। ठीक है सर, पॉइंट आ गया है आपका। बड़ा इंपॉर्टेंट एक अहम मामला हम डिस्कस कर रहे थे। सैयद रज़ा ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, केपीटी फॉर्मर चेयरमैन। इसके अलावा एहतशाम साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। एहतशाम साहब ब्रेक के बाद साथ रहेंगे, कुछ मजीद भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वेलकम बैक नाजरीन। यमन के हौसियों की शिरकत के बाद मशरिक़ वस्ता की जंग फैलती जा रही है। एक जानिब सिफारती कोशिशें हैं तो दूसरी जानिब आग और बारूद की बारिश भी जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 10 अप्रैल तक हमला ना करने की यकीन दहानी, लेकिन उसके बावजूद भी अमरीका और इसराइल ने ईरान के सिविल और तवानाई मराकज़ को एक बार फिर से निशाना बनाया है। तेहरान में कतरी चैनल की इमारत, खोजिस्तान में पानी के मराकज़ और कमांड सेंटर्स पर भी अटैक्स किए गए हैं। इसके अलावा मीडिया के मुताबिक शहादतों की तादाद 2000 से बढ़ चुकी है, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। अब इतलात ये भी हैं कि अमरीका ने ज़मीनी हमले की तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। सिर्फ यही नहीं, 3500 फौजियों पर मुश्तमिल जंगी बेड़ा मशरिक़ वस्ता पहुँच चुका है। दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर ही अवाम जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। 50 रियासतें बताई जा रही हैं, 3200 मकामात हैं जहां पर नो किंग्स रैलियां निकाली गई हैं, जिनमें लाखों अफराद ने शिरकत की है। उधर करप्शन इल्ज़ामात पर इसराइली सदर ने नेतन्याहू की माफ़ी की दरख्वास्त पर मज़ीद वजाहत भी मांग ली है। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो मुज़ाकरात के लिए सिफारती कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से जारी हैं। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़रा ने इस्लामाबाद में वज़रा ख़ारजा इजलास में शिरकत की है। ऐवान सदर में भी आला सतह की बैठक लगी हुई है, जहाँ पर ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया है। अब वज़ीर आज़म और दफ्तर ख़ारजा मुसलसल राब्तों में भी नज़र आ रहे हैं ताकि कशीदगी किसी तरह से कम की जा सके और ख़ित्ते को बड़ी जंग से बचाया जा सके। फिर सवाल उठता है कि तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ हमले जारी हों तो क्या अमन वाकई मुमकिन हो सकता है, और क्या ये ख़ित्ता मुकम्मल जंग की तरफ बढ़ रहा है या फिर सिफारतकारी कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे सीनियर पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम करेंगे सर आपको। एहतशाम साहब, पहले आपका टेक लेना चाहूँगी। ज़ाहिर है इस हवाले से हम पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे। अब जो पाकिस्तान का मामला है, एक जानिब हम देख रहे हैं सिफारतकारी, इसहाक डार की अहम शख्सियात से मुलाकातें जारी हैं। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि वो जो जंग है जिसको
रुकने के लिए कहा जा रहा था कि शायद 10 दिन का उसमें कोई हमें तातुल नज़र आएगा, अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। और जो बातें ट्रंप की जानिब से की जाती हैं उसमें तो कभी भी हम नहीं देखते कोई यकसुई नज़र आए। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि खबर क्या है आपके पास इससे मुतालिक, और फिर इस पर ओवरऑल एनालिसिस क्या है आपका। देखिए मारूफ, एक पूरी दुनिया में आज एक कंसेंसस जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं डेवलप हो चुका है, वो सियासी हल्कियों, सफारती हल्कियों, मिलिट्री हल्कियों, दिफाई हल्कियों, उनमें सब में कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो एक इंतहाई पेचीदा सूरत हाल में फंस चुके हैं और उनके लिए कोई सियासी हल तलाश करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी वो जंग जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जी ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ़्ता, 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, एक पूरा महीना हो चुका है और जंग जारी है। और दूसरी तरफ जो मैसेजिंग, सिग्नलिंग, पॉस्चरिंग कर रहा है ईरान, वो बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि जी आप दबाव के ज़रिए उसको झुका नहीं सकते। इस बात का सारे नोटिस ले रहे हैं। अभी इसको आप कड़ियाँ इस तरह मिलाएं कि कल की यरूशलेम पोस्ट एक इजराइल का अखबार है, बड़ा मुतदिल और बड़ा रिप्यूट वाला अखबार है। उसने जो कल लिखा है ना, उसने जो कहा है, उसने ये कहा है कि जी देखें इस वक्त सूरत हाल है कि जो पहले बातचीत करने वाले लोग थे, ईरान ने उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, चाहे ओमान और कतर हो, चाहे वो स्टीव बिटकॉफ हो, जैरेड कुशनर हो। अब वो कह रहा है कि जी पाकिस्तान जो है, यरूशलेम पोस्ट लिख रहा है कि पाकिस्तान बड़ा ऑनेस्ट ब्रोकर का रोल प्ले कर रहा है, इसलिए इनडायरेक्टली हमारा भी एतमाद हो सकता है। और असल बात तो अमेरिका और ईरान के हवाले से है कि इस वक्त दोनों मुल्क भरपूर, ईरान भी और अमेरिका भी पाकिस्तान जो है ना वो उन पर एतमाद कर रहे हैं। अब एक जुमला मोतरज़ा मैं कहूँगा, हमारे मुल्क में सियासत बहुत होती है, हम हर बात जो है ना वो सियासी तौर पे लेके चले जाते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के बारे में मेम बनाएंगे, शहबाज शरीफ साहब के बारे में कि जी ये क्या बेचते हैं, इनके पल्ले क्या है। अब देख लें उनके पल्ले क्या है। कल की ये 4 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस के बाद एक जुमला इसहाक डार ने कहा है टीवी पे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान विल होस्ट एंड फैसिलिटेट एंड अब वो कह रहे हैं डायरेक्ट टॉक्स को भी फैसिलिटेट करेगा। अब मुझे बताएं कितनी बड़ी बात कर दी है ये सऊदी अरब, इजिप्ट और टर्की और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग के बाद, जिसमें इंडिविजुअल भी आपने कहा जाता है कि वो प्रेसिडेंट अपना प्राइम मिनिस्टर से लोग मिले थे और आज एक जिस तरह आप कह रही हैं कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके बाद आप देखें कि कल इसहाक डार साहब वांगी जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी दावत पे वो कल जा रहे हैं, अपना बीजिंग जा रहे हैं। अभी ये देख लें कि पाकिस्तान जो है ना बड़े कैपिटल वाशिंगटन, इधर आप देख लें बीजिंग और इनडायरेक्टली मॉस्को के साथ लिंक्ड हुआ है। सारे पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, सारे पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी बीच में आए, मामलों को हल करने की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है वो मैं एक पढ़ रहा था, पता नहीं ये बात कहने वाली है, एक बुज़ुर्ग की मुझे किसी ने क्लिप भेजा था, उन्होंने कहा था 20 साल पहले फौत हो गए, पता नहीं क्या नाम है, कि एक वक्त आएगा कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे। तो हम भी हंसते थे कि कहाँ पे होंगे। अब देख लें किस हवाले से ये क्या इस वक्त हो रहा है। अब अगली बात जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो खबर भी जिसमें छुपी है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमें जो इत्तलात मिली है कि जो हमारे अदारों को इनडायरेक्टली फील्ड मार्शल से भी उनकी 2 दफ़ा बात हो चुकी है कि जी इस मसले को ख़त्म करें, क्योंकि इतना शदीद दबाव है। आज आप देख लें $4.5 बैरल तेल हो चुका है जो 1.84 सेंट का था। तो कौम अमरीकी जो है ना बिलबिला उठे और देखें जिस तरह आप देखें पूरी दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, अमेरिका के शहरों में हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अब रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, खाद फर्टिलाइज़र जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका को चाहिए उसकी कीमत 40%, 38 से 40% हो चुकी है। पूरी उनकी रूरल कम्युनिटी किसान जो है ना वो बिला उठे हैं। ये बहुत बड़ा उनका इलेक्टोरल बेस था इसका प्रेसिडेंट ट्रंप का। अब वो लोग कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, इससे निकलें, जान छोड़ाएं, नारेबाजी मत करें। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है उसमें हमें जो बताया जा रहा है, जो पता चल रहा है कि अभी जो इंडायरेक्ट टॉक्स होंगी उसमें इंडायरेक्ट या डायरेक्ट टॉक्स होंगी। अब वो किस तरीके से आएंगे, जेडी वांस का ये यरूशलेम पोस्ट भी जिक्र कर रहा है। वो कहता है मुतदिल आदमी है, ये इसने इराक में जब जंग था तो उसने सर्व भी किया था और ये एंटी वॉर है, और उसने उसके बयानात मौजूद हैं कि अगर ये जंग जारी रहती है तो एक ग्लोबल इकोनॉमी बैठ जाएगी। अब देखें ना, उसको वो कह रहे हैं कि जी ईरान भी उन पे तकिया कर रहा है, उनको भी सराह रहा है कि जेडी वांस आ जाए तो हमारे यहाँ से कोई और बंदा जाएगा जो बातचीत होगी। अब क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन एज वी स्पीक जो चीज़ें जिस तरफ चल रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जी मामला को बेहतरी की तरफ जा रहा है। शराइत कम से कम होने की कोशिश की जा रही है। उनकी 2 शराइत हैं मारूक इनकी ईरान की कि जी कंपनसेशन करें जो हमारे साथ जुल्म ज्यादती की है, जो हमारा नुकसान किया है, प्लस हमें एश्योरेंसेस दी जाए, गारंटी दी जाए। जैसे यूक्रेन कह रहा है कि जी दोबारा हमला नहीं किया जाएगा, वो कर दें। और ये इनकी तरफ से बड़ी 2 अमेरिका की रह गई हैं, 15 में से 2 रह गई जो हमारी इतलात हैं कि जी ये अपनी प्रॉक्सी जो है उनको बंद कर दें और अबनाए हरमज़ खोल दें। अभी इनको समझ आ गई है कि अबनाए हरमज़ इन्होंने तिल लगा ली। अब पता चलता है कि जी अबनाए हरमज़ के नीचे
इतनी खौफनाक किस्म की उन्होंने जनाब जिसको कहते हैं वो चीज़ें लगा रखी हैं ईरान ने कि वहाँ से वो माउंट कर सकते हैं बड़े बड़े क्या कहते हैं मिसाइल भी और अपना ड्रोन भी। तो अब इनको बड़ी, और फिर दूसरी बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात है मारूफ के इंडिया के अखबारात को आप देखते हैं, मैं उनके एक बंदे को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी इसको सूरत हाल ये है कि ईरान के 10 में से 8 ड्रोन और मिसाइल जो है ना वो हिट कर रहे हैं जाके हैफा में और तल अवीव में और बुरे शहरों में, और वहाँ पे कौम बिलबिला उठी। आखिरी बात यह है कि जो हिंदुस्तान की बात हो रही है तो जयशंकर हैं एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के रिटायर्ड डिप्लोमेट, पाकिस्तान में कौंसल जनरल भी रहे हैं मारूफ, और वो अपना क्या कह कराची में और फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे। कल उन्होंने एक बड़ा जुमला कहा, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की हुकूमत को दरख्वास्त करता हूँ कि हिंदू अपना ये क्या कहते हैं मोदी को निशाने पाकिस्तान का एजाज़ दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपनी सफारतकारी का बेड़ा गर्क किया है और पाकिस्तान की सफारतकारी को आसमान पे ले गया है, तो कहते हैं जी मैं कहता हूँ उनको मेडल दें। तो बात है कि इस वक्त हमारी कोशिशें हैं, अल्लाह करे कोशिशें कामयाब हो जाएं। जंगें इतनी आसानी के साथ नहीं जाती मारूफ, 1955 से 1975 तक वियतनाम जंग रही है, 22 साल तक, 20 साल तक। अब कभी ओस्लो में मुज़ाकरात होते, कभी पेरिस में होते थे। पहले जंग अजीम को देखें, दूसरी को देखें, बड़े बड़े लंबे मुज़ाकरात होते थे। इतना आसान नहीं होता हर जुड़ना, दोनों को एक मेज़ पे लाना। पाकिस्तान जो आज एफर्ट कर रहा है, जो इत्तलात अंदर से आ रही हैं वो है कि बड़ी हौसला अफजा है। अब ये कि कल जब जाएंगे हमारे इसाकदार साहब वापस आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। चले ज़बरदस्त है। आई थिंक को पता चल गया है कि रशिया और चाइना को बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बीजिंग अब तवज्जो का मरकज़ बनने जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है इसाकदार साहब वहाँ जाएंगे तो कोई ना कोई बात ज़रूर होगी इस हवाले से। क्या वो लेकर आते हैं उसके लिए फिर हमें वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। शाह साहब, 7 लाख के करीब बंदा हम देख रहे हैं कि अमेरिका में निकल चुका है। ट्रंप के खिलाफ लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, बैनर्स उठा रहे हैं, और बड़ी बड़ी अब आवाज़ें हम उठती हुई देख रहे हैं कि बस इस जंग को रोको, या तो तुम यहाँ से चले जाओ या हमें जीने दो, क्योंकि कोई भी जंग नहीं चाहता। एक तो जानिब ये डेवलपमेंट है, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप एक दफ़ा कहते हैं कि 5 दिन की हम इसमें मोहलत दे देते हैं, फिर 10 दिन की मोहलत दे देते हैं, किसी किस्म की तंसीबात पर अटैक नहीं होगा। लेकिन मीनवाइल हम अटैक्स होते हुए भी देख रहे हैं। उसका जवाब फिर पासदाराना इनकलाब के जो हेड है उनकी जानिब से बड़ा भरपूर दिया जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं, मामला कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल में अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए, और शायद जिस तरीके से वो अपना हॉर्मस की उसको रिस्टोरेशन पे या जो है वो प्रॉक्सीज के ऊपर बात करने के लिए तैयार हो गए, इस वक्त मेरे ख्याल में अमेरिका जिस सूरत हाल से दुचार है वो उसके लिए इंतहाई खतरनाक है। और उसका जो रिजीम चेंज का एक आइडिया था ना, वो आज देखें, आज आप शिकागो से लेके पेंसिल्वेनिया, कैलिफोर्निया, इवन आपके जो मेन बड़े शहरों में DC, न्यूयॉर्क के अंदर अब बाकायदा मूवमेंट चल पड़ी है कि नो मोर किंग। तो अब बात वही हुई कि जिस तरीके से इख्तियारात मिले प्रेसिडेंट ट्रंप को, उन्होंने ना कांग्रेस को खाते में लाया, ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर उन्होंने कोई एतमाद किया, बल्कि इवन अपने इत्तेहादियों नेटो और इवन आप देखें मिडिल ईस्टर्न जो उसके इत्तेहादी थे वो किस तरीके से उनके ऊपर टांट कर रहा है या उनका तमस्खुर उड़ा है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका को उन्होंने बिल्कुल अलहदा कर दिया। जो वाइस प्रेसिडेंट DJ Vance की एंट्री है वो बड़े हद तक अब मेरे ख्याल में रिपब्लिकन को अंदाजा हो गया है कि अगर इन केस इम्पीच होता है प्रेसिडेंट ट्रंप तो व्हाट वुड बी द ऑप्शन। मेरे ख्याल में फिर ही कैन बी अ गुड ऑप्शन। और इसके साथ साथ अगर आप आगे देखें जो इस वक्त पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ी है, उसकी एक बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान की कुर्बत और ख़ास तौर पर जो 9 मई के बाद हमारे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर को जिस तरीके से जो है ना वो एक्नॉलेज किया। बेशक अमेरिका के अपने इंटरेस्ट थे, वो उनको रेयर अर्थ मिनरल भी चाहिए, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उनको फुट होल्ड भी चाहिए, बेसिस भी चाहिए, वो बागराम के हवाले से भी पाकिस्तान को परसू करने की कोशिश करते। लेकिन इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उसको कहें कि पाकिस्तान इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कैसे करता है। अमेरिका का बड़े कुल वाज़ेह पैगाम है, जंग वो किसी भी वक्त विड्रा कर सकते हैं कि जी हमने जीत ली है। जैसे आप देख रहे हैं पोस्टरिंग हो रही है कि नेवी तबाह कर दी, हमने एयरफोर्स को डिमोलिश कर दिया, हमने बुशेरा और नाटन्स के जो अमेरिकन। लेकिन शाह साहब फिर जमीनी फौज को तैयार करके उसका दस्ता भेजना ये किस जानिब इशारा है? देखिए मेरे ख्याल में वियतनाम और अफगानिस्तान का जो है वो एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी अमेरिकन को है, और मेरे ख्याल में डिमोरलाइज फौज जिसका कोई इंटेंशन नहीं है ईरान के अंदर जाके लड़ने का, क्या मतलब कमांडर्स के पास क्या मोटिवेशन है कि हम क्यों लड़ने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इजराइल की जंग। मेरे ख्याल में ये अमेरिकी फौज के अंदर एक बिल्कुल वाज़े तौर से जो है एक मैसेज दिया गया है जो फौजों को इकट्ठा करने का एक। आप देखिए ट्रंप ने हमेशा बुलिंग करने की कोशिश की है। उन्होंने तो पहले 2-3 दिनों के अंदर धोखे से तमाम ईरानी लीडरशिप को टारगेट करा दिया मिलजुल के। अब आप देख रहे हैं उसके बाद हुआ ये कि उनके पास जो अहदाफ थे वो हासिल नहीं हुए। अब मेरे ख्याल में ईरान को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, डराया जा रहा है कि शायद
जो हमारी ग्राउंड फोर्सेज हैं, मेरीन्स हैं, वो बड़ा कमाल करेंगे। लेकिन आप देखें खार्ग आइलैंड जो है वो इस वक्त तेल का कोई मंबा नहीं है, बल्कि वो तेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बेस है, जहाँ से आप तमाम सेंट्रल ईरान और ईस्टर्न ईरान से तमाम तेल जाता है थ्रू पाइपलाइन, और वहाँ से क्योंकि एक डीप सी पोर्ट है, जाहिर बात है वहाँ से उनके लिए आसानी है। तो ये भी एक मिस कैलकुलेशन थी। दूसरा देखें, जिस तरीके से अब स्टील मिल्स को टारगेट किया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया जा रहा है, तो इजराइल और अमेरिका की ये कोशिश है कि मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह किया जाए। क्योंकि दूसरी तरफ आप देखें, हैफा से लेके तेल अवीव तक, जाफा और इवन वेस्ट बैंक में जिस किस्म की तबाही इस वक्त हुई है, मीडिया को एक्सेस नहीं है, लेकिन अब आप देख रहे हैं आवाजें वहां से भी आ रही हैं, चीजें अपलोड हो रही हैं और शेयर की जा रही हैं। इसका मतलब काफी बड़ी तबाही इजराइल जैसे छोटे मुल्क की हुई है। इजराइल अगर बेशक वो कंटिन्यू करना चाहता है अपनी स्टबर्नेस पे, लेकिन जो लेबनान में उसके साथ हुआ है, ग्राउंड ट्रूप्स को शिकस्त हुई है, तो मेरे ख्याल में अमेरिका कभी भी बूट्स ऑन ग्राउंड लेके नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान अब क्या कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त अपने इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, हमारे एनर्जी के मसाइल हैं, हमारे मिडल ईस्टर्न ममालिक के साथ मसाइल हैं। जी जी, कोई तो पॉइंट मेरे ख्याल में इनको देखिए, एक चीज़ ज़ाहिर शाह मेरा ख्याल है बड़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट हो गया है। ज़ाहिर शाह आप इस पर भी ज़रूर कमेंट करें। देखिए, अब लोग उनको बता रहे हैं कि भाई इराक से बड़ा है 5 गुना ये अपना मुल्क, और वो देख लें वो बिल्कुल फ्लैट मुल्क है। ये यहाँ पे रेगिस्तान भी है, इसमें पहाड़ भी हैं, इसमें गारे भी हैं। इतना आसान नहीं है कि आप 9.5 करोड़ के लोगों को इस तरह आके जनाब कहें जी हमने 10,000 बंदे भेज दिए, 3,000 आपने पैराट्रूपर भेजे हैं, बाकी मरीन के लोग भेजने हैं। इतना आसानी के साथ ये काम हो सकेगा। दूसरा, ज़ाहिर है कहा जाता है सदर जो है ना, इनको प्रेसिडेंट ट्रम्प को कहते हैं ये एक डिलूजनल प्रेसिडेंट हैं और जेनोसाइडल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता ये किस वक्त क्या कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान को इतना हौला क्यों लिया गया कि आज सारी दुनिया जो है ना, बड़े बड़े डिफेंस के एक्सपर्ट भी ईरान है कि भाई सारा असला ख़त्म हो जाएगा दुनिया का, इनके ड्रोन हज़ारों की तादाद में, हाइपरसोनिक मिसाइल भी हैं। बड़ी अहम चीज़ है, ये ईरान की जंग नहीं है इस वक्त। अगर आप मानते हैं या नहीं मानते, इस वक्त ये रशिया, ये पाकिस्तान और ये इस वक्त रूस की भी जंग है। शाह साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ सियासी हलचल पर गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ सियासी मंजरनामे पे नज़र डालें तो इमरान खान की रिहाई वो निवाला बन चुकी है जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। पाकिस्तान के नामवर और मोतबर सहाफ़ी अब ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की मुजव्वज़ा रिलीज़ फोर्स बिल आखिर अंदरूनी एतराज़ात और कानूनी खदशात की नज़र हो चुकी है, जो पार्टी के अंदर एक बड़ी हिकमत अमली की तब्दीली का इशारा दे रही है। इब्तिदा में इस फोर्स के ज़रिए कारकुनों को मुनज़्ज़म करके दबाव बढ़ाने का मंसूबा था ताकि खान तक रसाई हासिल की जा सके, मगर क़यादत ने इसे गैर आइनी और मुमकिना तौर पर ख़तरनाक करार देकर मुस्तरद कर दिया है। बैरिस्टर गौहर के 2 टोक मौक़िफ़ के बाद ये तजवीज़ तकरीबन ख़त्म कर दी गई है और अब इसे एक वसी पुरअमन सियासी तहरीक में तब्दील किया जा रहा है। ये पेशरफ न सिर्फ माजी की कशीदा सूरत हाल खुसूसन 9 मई जैसे वाक़यात से सीखने की अक्कासी करती है, बल्कि एक मोहतात और तदरीजी रास्ता अपनाने की कोशिश भी है। नई हिकमत अमली के तहत सड़कों पर किसी भी तहरीक के फैसले अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मंसूब कर दिए गए हैं, जिससे अपोजिशन के अंदर हम आहंगी बढ़ाने का तासुर भी दिया जा रहा है। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत के बयानात ने पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को मज़ीद बेनकाब कर दिया है। वो तो ये तक कह चुके हैं कि इमरान खान की रिहाई में उनकी अपनी बहनें ही सबसे बड़ी रुकावट हैं। अब इससे क़यादत की कारकर्दगी, रसाई और फैसलों पर सवालात भी उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या PTI सख्त गिर हिकमत अमली से पीछे हटकर एक मौसर और पुरअमन सियासी रास्ता इख्तियार कर पाएगी या फिर अंदरूनी इख्तलाफात इस जिद्दोजहद को कमज़ोर कर देंगे? क्या इमरान खान अगले आम इंतखाबात से पहले बाहर होंगे भी या नहीं? यही वो अहम पहलू हैं जिन पर आज बात करेंगे। एहतशाम उल हक साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। एहतशाम साहब, बड़ी मईशत पर बात हो रही है, ज़ाहिर सियासत मईशत रिलेट करते हैं। यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम आने को तैयार नहीं है। बार बार PTI के हवाले से खबरें मौसूल होती हैं, इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात होती है, मुनज़्ज़म तहरीकों की बात होती है, लेकिन जैसे ही वो तहरीक शुरू होने का वक्त होता है सारी पार्टी तितर बितर होती नजर आती है, अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ जाते हैं। इस फोर्स से मुतालिक भी अब यही खबरें सामने आ रही हैं। क्या समझते हैं आगे आने वाले दिनों में PTI का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? देखिए मारूफ, आम तौर पे जिस तरीके से दुनिया ने, आम आदमी ने, मैंने, आपने, तारीख़ लिखने वालों ने, बोलने वालों ने, मुबस्सरीन ने, पॉलिटिकल लोगों ने, गैर पॉलिटिकल लोगों ने, ऑफिशियल क्वार्टर में, अनऑफिशियल क्वार्टर में जो बातें डिस्कस होती हैं उसमें ये जो इमरान खान की रिहाई फोर्स की जो बात की गई थी, और आपने देखा है 2 महीने तो उस पर बहस होती रही कि जिसका नाम बदल दिया जाए। फिर आपने देखा कि इस वक्त डॉव्स हैं जो बात करते हैं पार्टी के अंदर कि हमें
कोई सियासी रास्ता अख्तियार करना चाहिए, जिस पे बैरिस्टर गौर भी हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र भी हैं, अब तो कई हवालों से हम देखते हैं सलमान अकबर राजा भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। दूसरी तरफ हॉक्स भी हैं, आप देखते हैं सुहेल आफरीदी हैं, फिर कुछ और लोग उनके हैं जो जुनैद अकबर हैं, जो बात मानने के लिए तैयार नहीं, वो कहते हैं नहीं हम सब कुछ करेंगे, अपनी मर्ज़ी से करेंगे। लेकिन ना उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अभी 2 महीने के बाद आपने इसका नाम बदला, आपने फोर्स की बजाय आपने कहा कि जी रिहाई तहरीक का नाम ने दिया गया, लेकिन साथ साथ जो आप बातें कर रहे थे, ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर KP सुहेल आफरीदी साहब, कि जी 1 लाख मारूख लोगों को रजिस्टर किया जाएगा और वो लोग यहाँ पे इस्लामाबाद आएंगे और ये आप अंडरटेकिंग देंगे कि आप मरने मारने के लिए जा रहे हैं, हल्फ लिया जा रहा है, बताएं ज़रा एग्जैक्टली। जी हाँ, हल्फ लिया जा रहा है। अब देखें ना, इस तरह की बातें करने से मामलात और ख़राब हुए। पार्टी के अंदर जो लोग चाहते हैं कि जी इमरान खान साहब की रहाई हो, वो कहते हैं ये सारे के सारे गलत तरीके हैं, गलत हरकंडे हैं, आपकी हिकमत अमली नहीं है। अब बदकिस्मती से मेन लीडर अंदर है, सेकंड ईयर की फर्स्ट ईयर की लीडरशिप नहीं है, कहीं से कोई बात एक बंदा करता है उसको डिनाई कर देता है। दूसरी तरफ अभी देखना जिस तरीके से ये कोर कमेटी की मीटिंग होती है, पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग होती है, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होती है, तो मारूफ वहाँ पे जितने इख्तलाफात सामने आते हैं, हर मीटिंग के बाद हमें पता चलता है कि जी एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी की गई, एक दूसरे पे इल्ज़ाम दिया गया कि तुम्हारी वजह से इमरान खान बाहर नहीं आ रहे। अब देख लें जिस तरीके से शेर अफजल मरवत मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि जी हालिमा बीबी जो है ना उनके हाथ में सारी चीज़ें हैं, और प्राइवेटली हमें कुछ और लोग भी बताते हैं जो सामने नहीं बात करते, वो कहते हैं कि ये सारे मसाइल मुश्किलात की जड़ जो है ना वो। अच्छा एहतशाम साहब, एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाह रही हूँ। अलीमा खानम की जानिब से जिस तरह से बात की जा रही है, शेर अफजल मरवत ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको रसाई है उन तक, तो इसीलिए इस वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं रसाई तो नहीं है, उनको मिलने की इजाज़त तो नहीं दी जा रही। फिर अब क्या वजह है कि उनके ऊपर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि वही सबसे बड़ी रुकावट है, वही नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए, और वो क्यों नहीं चाहेंगी ऐसा? देखें ना, जब भी ये बात होती है तो आप देखते हैं राना सनाउल्लाह बड़े अहम आदमी हैं, आप भले उनसे इख्तलाफ करें, प्राइम मिनिस्टर के पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं वो जब वो बात कर रहे होते हैं तो एक बात बड़ी हर दफ़ा वो करते हैं, उन्होंने कहा यार जब तक कि आप रवैयों में तब्दीली नहीं लाएंगे, जब तक कि आप गाली गलोच से पीछे नहीं हटेंगे, जब तक कि आप धौंस धांधे की बात करते रहेंगे, मामलात ख़राब ही होंगे। ख़ास तौर पे अभी आप देखते हैं कई हवालों से एक अरसा हो गया इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। अभी देख लें बुशरा बीबी से उनकी मुलाकात हुई थी, जो जेल में ही होती हैं, दूसरी दफ़ा उनकी मुलाकात हुई है, बाकी लोगों को मुलाकात की इजाज़त नहीं है। ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग जो पार्टी के लोग हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, उनके वकलां को नहीं जाने दिया जा रहा। उसकी बुनियादी वजह यही है कि बाहर आके जिस तरह का बयान आता है वो ट्वीट करते हैं, फिर उसको जेल में बैठा हुआ लीडर भी जो है ना उसको एंडोर्स कर रहा होता है, तो उससे नतीजा जो है ना वो ख़राबी की तरफ जाते हैं। देखें जब आप मुश्किल में हो, कहते हैं ना मारूफ कि आपका हाथ पत्थर के नीचे आ जाए तो आपको आहिस्ता आहिस्ता खींचना चाहिए, आप तेज़ी से खींचने की कोशिश करेंगे तो आप ज़ख्मी हो जाएंगे। तो सूरत हाल जिस तरह जा रही है, और फिर माजी से सीखना चाहिए, इन्हें भी देखना चाहिए कि ख़ुद 3.5 सालों में सारी की सारी PMLN की लीडरशिप, जमात अपना पीपल्स पार्टी के लोग और बाकी लोग जो है ना जिस तरह जेलों में रहे, बंद रहे, उन्होंने भी एक सियासी रास्ता इख्तियार किया। यही अदालतें हैं, भले आप कहें कि जी 134वें नंबर पे हमारी अदलिया आती है, तो यहीं से उनको रिलीफ मिला, यहीं से मामलात हुए। ऑन टॉप ऑफ इट फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से भी अपने मामलात को बेहतर किया। लेकिन इसलिए कई हवालों से जब ये कहते हैं कि जी ये तो फॉर्म 47 वाले हैं, अपना ये हमारे लोग हैं जो इस वक्त नून में बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं जी 2018 में आप भूल गए जब RTS बैठा था तो किसने बिठाया था, कौन इनको लेके आया था, आप भूल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है वो बात ऐसे ही है, वो जो खालिद सिद्दीकी साहब कहते होते हैं ना, जब सवाल उनसे करो तो कहते हैं भाई ये PML वाले ऐसे ही आए हैं जैसे 2018 में PTI वाले आए थे, तो आप में इतनी मुश्किल क्या आपको बात समझने। तो हमारे यहाँ तो यही होता है मारूफ कि आप देख लें कि कोई भी अपोजिशन है इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कभी भी जो है ना वो हुकूमत वक्त लौटाने में कामयाब नहीं होती। कई वालों से इस्टेब्लिशमेंट जब इशारे करती है, साथ देती है, तो बात बनती है। यहाँ पे मामला इतना बिगड़ गया है, इतना मामला बिगड़ गया है कि लोग कहते हैं एक काम ही कर लें, जो मैं आप भी समझ सकते हैं कि सुबह उठते बैठते जो आपने इतने जाली आपके जिसको कहते हैं नामों से आप पोस्ट कर रहे होते हैं, और उसको आपकी पार्टी लीडर भी ऑन कर रहे होते हैं, 2 बंदे बैठे हैं, शहबाज गिल भी और एक और साहब हैं, वो वहाँ पे वो बैठ के जो सारा जबरान नासिर वो जो कर रहे होते हैं, वो कहते हैं उनको रुकवा दें। आप CBM का मतलब यही है कि आप
एक इशारा तो देना कि आप बयानबाजी बंद करेंगे, उसके बाद फिर आपको कहा जाता है कि जी आप अदारों के बारे में, रियासत के बारे में बात ना करें। जब आप रियासत एक फ़ौज नहीं है, रियासत में आप देख लें अदलिया भी है, हुकूमत भी है, सारा उसमें पूरी पाकिस्तान है, उसमें सब लोग उसमें शामिल हैं। तो लिहाजा जब आप वनासुल कौम किसी को गाली निकालेंगे तो ये एक्सेप्टेबिलिटी इसकी पैदा नहीं होगी। तो लिहाजा बेहतर रास्ता यही है कि हिकमत अमली बदलें। लेकिन मैं माज़रत के साथ ये मारूफ कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि हिकमत अमली बदली जाएगी। एहतशाम साहब बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। नाज़रीन, अब जाते जाते बड़ा अहम एक मामला है जिसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। छोटे इलाकों की क्या बात की जाए, बड़े शहरों में रहने वाले भी महफूज नहीं हैं और आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात हैं कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लाहौर की बंदर रोड पर एक बुजुर्ग खातून को कुत्तों ने बुरी तरह से नोच डाला है। इस वाक़े से एक हफ्ते पहले ही एक मासूम बच्ची भी कुत्तों के हमले की वजह से जान गंवा चुकी है। कराची में एक शख्स रेबीज़ का शिकार होकर जान हार चुका है। कुत्ते के काटने के 1 माह के बाद अलामात जाहिर हुई और उस शख्स की जान नहीं बचाई जा सकी। सच ये है कि आवारा कुत्तों का काटना कोई एक आध वाक़या नहीं है, ये अब रोज़ का रूटीन बनता जा रहा है। इस हवाले से अदाद-ओ-शुमार बहुत खौफनाक हैं जो कि डरा रहे हैं। सिर्फ पंजाब में ही गुज़िश्ता साल 3,34,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी रोज़ाना 915 से ज़्यादा अफराद कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। इस साल के सिर्फ 3 माह में ये तादाद 50,000 से बढ़ चुकी है। अब कुत्तों के काटने के बाद फ़ौरन अगर वैक्सीनेशन ना कराई जाए तो फिर रेबीज़ का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें मरीज़ पहले बुखार, फिर बेचैनी का शिकार होता है और आखिरी हद ये होती है कि उसे पानी से खौफ महसूस होने लगता है, यानी हाइड्रोफोबिया, और आखिरकार बेबसी की मौत उसका मुकद्दर बन जाती है। माहिरीन के मुताबिक रेबीज़ एक जानलेवा मरज़ है। अलामात ज़ाहिर हों तो बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, लेकिन अगर बर वक्त वैक्सीनेशन करवा ली जाए तो बीमारी मुकम्मल तौर पर रोकी जा सकती है। पाकिस्तान इस वक्त रेबीज़ से अमवात के लिहाज से दुनिया में 3रे नंबर पर खड़ा है। हर साल 1,000 से 5,000 अफराद इस मरज़ की वजह से जान गंवा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये महज हादसे हैं या फिर निज़ाम की नाकामी। हमारे शहर कुत्तों की वजह से इतने ख़तरनाक क्यों हो और इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या हुकूमत फ़ौरी इक़दामात करेगी या फिर शहरी इसी खौफ में जीने पर मजबूर रहेंगे? देखिए इन सवालात के क्या जवाब मिलते हैं। हमने तो सवाल छोड़ दिया है, आगे आने वाले दिनों में क्या वाकई इस पर कोई काम होता नज़र आता भी है या नहीं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।